Welcome to this session on Snap. So, did you think that we will prepare you only for the CAT? No, we are of course going to go ahead and cover a lot of other exams, and we are not really going to leave you high and dry when it comes to all these other exams as well. So, उसी सीरीज में आपने देखा होगा हमने आपको NMAT के questions करवाए थे. You have some sessions on NMAT. Now we also have sessions on Snap. तो यार NMAT के सेशंस पहले इसलिए दे दिए थे क्योंकि NMAT का एग्जाम पहले शुरू हो जाता है, प्लस NMAT और Snap में बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन हैं. तो अगर आपने वो सेशंस किए तो आपकी Snap की तैयारी भी चली रही थी, पर Snap के डेडिकेटेड सेशंस जब आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपकी Snap की स्पेसिफिक तैयारी भी साथ साथ चलनी शुरू हो जाएगी. सो आइए देखते हैं सबसे पहले तो यार Snap में होता क्या है या आता क्या है. Right, so let me give you an overview of the exam. So first up, the test duration. It's a 60-minute test, and in these 60 minutes you are supposed to answer 60 questions. So you have exactly, if you look at the average, 1 minute per question. और ये जो 60 सवाल हैं, इसी में थोड़ा और आगे चले तो these are divided into 3 sections, and the 3 sections are quant plus DI, रीजनिंग और फिर इंग्लिश. तो यार जनरली वो लोग जिनको लगता है यार मेरा क्वांट डीआई मेरे से होता नहीं है, सो दिस इज अ रियली गुड एग्जाम, क्योंकि आप देख रहे हैं उसमें क्वांट और डीआई कंबाइन होकर एक सिंगल सेक्शन बन जाता है. तो उसका रोल, उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है. एंड एज अ रिजल्ट दोज हु आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद क्वांट, दे वुड जनरली फाइंड दिस एग्जाम ईजियर. और इसमें जैसे कैट में होता है ना, हर एक सेक्शन में आपके पास 40 मिनट हैं, ठीक इसी तरह से एनमैट में भी हर एक सेक्शन में टाइम लिमिट है, राइट. 28 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 40 मिनट्स फॉर रीजनिंग. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट. यू आर फ्री टू डिवोट दैट टाइम to any of these 3 sections, any of these 3 areas in any which way you choose. So you can literally play to your strength, and on top of that there is no sectional cutoff here. आपका ओवरऑल कट ऑफ काउंट करता है, बाकी सब फर्क नहीं पड़ता है. जैसे अब इसमें जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, SIBM का पुणे कैंपस, SCM HRD का पुणे कैंपस, so normally at a score of say around 42, 43, 44 depending on the difficulty level, कम ज्यादा हो सकता है ये, आपको वहां से कॉल्स आ जाते हैं और उसमें वो सेक्शनल्स में कैसा परफॉर्म किया वो चीज नहीं देखी जाती. तो वो अपने आप में एक बड़ी एडवांटेज है. और इसमें जब मैं बोल रहा था 42, 43, 44 मार्क्स, तो ऑब्वियसली यार इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द मार्किंग स्कीम. तो फॉर एवरी राइट क्वेश्चन यू गेट +1, एंड फॉर एवरी रॉन्ग दे डिडक्ट 0.25 फ्रॉम योर किटी. और टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जैसे अब कैट तो साल में एक ही बार होता है, पर आपको ध्यान है ना, आप एनमैट 3 बार दे सकते हो. ठीक इसी तरह से SIBM, स्नैप भी, नॉट SIBM, स्नैप भी आप अप टू 3 टाइम्स दे सकते हैं, जिसमें कॉलेजेस विल कंसिडर द बेस्ट ऑफ द 3 स्कोर्स. और अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको पता ही है इस साल वाले डेट्स. अब यार आप और मैं जनरली इंग्लिश में काम करते हैं, तो मूविंग स्पेसिफिकली टू इंग्लिश, हमारे पास इंग्लिश में आते हैं 15 सवाल, राइट. आउट ऑफ 60, 15 बिलोंग टू इंग्लिश. उसमें ग्रामर पूछा जाएगा. अब व्हेन आई से ग्रामर पूछा जाएगा तो क्या क्या पूछेंगे, तो यार ग्रामर में आपसे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना. यू मे वंडर कि यार फिल इन द ब्लैंक वोकैब्युलरी नहीं होता क्या? हाँ होता है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में आप वोकैब्युलरी की जगह ग्रामर भी तो टेस्ट कर सकते हैं. आप पूछ सकते हैं कि यार इस ब्लैंक में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब जाना चाहिए, कौन सी प्रेपोजिशन जानी चाहिए, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये जो एरियाज हैं, एज अ रिजल्ट यहाँ पे दे टर्न दिस इनटू अ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन. इसके अलावा आपसे ऑफ कोर्स एरर आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे. विद इन एरर आइडेंटिफिकेशन आई थिंक टेंस, वॉइस और नरेशन, इनके सवाल भी अलग से कई बार थोड़े ज्यादा आ जाते हैं. यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट. फिर वर्ड ऑर्डर, या जिसे हम ग्रामर में बोल देते हैं सिंटैक्स, रिमेंबर, इस पे बेस्ड सवाल आ सकते हैं. तो सेंटेंस में आपको पता है ना, एक सब्जेक्ट होता है, फिर एक वर्ब होती है, फिर एक ऑब्जेक्ट होता है, बट सब्जेक्ट इज अ नाउन, उसके साथ एडजेक्टिव्स लग सकते हैं. तो अगर मल्टीपल एडजेक्टिव्स है तो उनका ऑर्डर क्या होगा? हाँ, वर्ब के साथ एडवर्ब्स लग सकते हैं, अलग अलग टाइप के अगर एडवर्ब्स हैं तो उनका ऑर्डर क्या होगा. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इन ऑर्डर टू आंसर दिस. और इसके अलावा स्नैप अब एक I'd say
वन ऑफ दोज वेरी फ्यू बी स्कूल एग्जाम्स हैं जिसमें आपके ग्रामर बेसिक्स भी टेस्ट कर लिए जाते हैं। तो इसमें आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेंगे, कंपाउंड नाउन्स वगैरह पूछ लेंगे, उस तरह की चीजें भी यहाँ आती रहती हैं। और ठीक इसी तरह से बाकी के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो जनरली वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। तो वोकैब में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ईडियम्स, स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस, कंपाउंड वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, और इसी तरह से रूट प्रीफिक्स एंड सफिक्स का जनरली एक आध सवाल आ जाता है। तो आपने वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी है? सोचो, वो वोकैबुलरी की लाल किताब, हाँ देखा आपने? तो दैट इज समथिंग दैट कैन गेट आस्क्ड एज वेल। तो वो थोड़ा रूट प्रीफिक्स सफिक्स अगर आपने पढ़े हैं, वर्ड पावर मेड इजी टाइप की किताबें पढ़ी हैं, तो वो शायद एक आध सवाल में आपको यहाँ पे हेल्प कर दे। और नॉर्मली इक्वल स्प्लिट रहता है, तो 15 सवाल है तो आप मान लीजिए कभी 8 ग्रामर, 7 वोकैबुलरी या वाइस वर्सा। इसके अलावा ये तो खैर मैं सिर्फ लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, उसके पहले बीच बीच में कभी कभी यू कैन ऑल्सो गेट 1 और 2 पैराजम्बल्स। हाँ, लेकिन पिछले कई सालों से क्या नहीं आया, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आरसी आपको परेशान करता है, दुखी करता है, तो स्टे रिलैक्स्ड। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको आरसी की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इनके अलावा आपके पास और वर्बल एबिलिटी वाले सवाल भी आ सकते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, पैराजम्बल्स पूछे जा सकते हैं, और वर्बल एनालॉजी अगर मैं प्रीवियस ईयर्स देखूं तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू एज फार एज symbiosis, as far as snap goes. All right, so now that we have looked at all of these different question types, let's go ahead and solve some questions as well. मिलकर के कुछ क्वेश्चन साथ में सॉल्व भी कर लेते हैं यार, चलिए आइए करें। सो ये रहा पहला सवाल। आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो राइट हियर, आंसर द क्वेश्चन एंड देन वी विल टॉक। रेडी? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पार्ट ऑफ स्पीच। एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन टाइप है जो स्नैप में आता रहता है। नॉर्मली एक वर्ड नहीं, एक से ज्यादा वर्ड्स देंगे, बट पहला सेशन है, चलो ठीक है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाएं, फिर आगे मॉक्स वगैरह में अच्छे से टेस्ट कर लेंगे। तो द डिसीजन दैट दे केम टू इज हाईली क्वेश्चनेबल। तो देखो, ये जो प्रॉपर्टी है, ये डिसीजन की प्रॉपर्टी है, राइट? और डिसीजन है नाउन, तो कोई भी ऐसी चीज जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव, एंड दैट इज व्हाई आवर आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। वेल, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। पॉज द वीडियो, आंसर इट एंड देन जॉइन मी। कर रहे हो ना पॉज करके? चलो, तब तक ज्यादा ही रिवाइज करवा दो, इसमें बाकी इसको छोड़ के बाकी सबके पार्ट ऑफ स्पीच बता देता हूं। द जो है ये होता है आर्टिकल। आर्टिकल्स आपको पता है दे आर पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। फिर ये नॉवल क्या होगा? ये होगा एक नाउन। इज जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। बेस्ड इज योर मेन वर्ब। हाँ, इसी को हम टेक्निकली पास्ट पार्टिसिपल भी बोल देते हैं। और यहां पे इसका मीनिंग क्या है कि जो नॉवल है, व्हेन यू से इट इज बेस्ड ऑन समथिंग, तो मतलब ये किस पे आधारित है, कहां से इंस्पायर हुआ या आया। हाँ, देन ऑन preposition his को क्या बोलेंगे यार? आपको पता है ना, आप इसे पोजेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं, या फिर आप इसे पोजेसिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। चाइल्डहुड इज अ नाउन, इन इज अ preposition, एंड इंग्लैंड वेरी क्लियरली इज अ नाउन। तो यहां पे ये जो वर्ड है ये बेस्ड को मॉडिफाई करता है। So any word that modifies a verb is called an adverb. तो यहां आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। और इसी के साथ आप कीजिए ये तीसरा सवाल, पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर देखते हैं। रेडी? आओ। Though my little sister appears to be very short, she is just an inch shorter than me. No. It should be I, और इसलिए आंसर हो गया सी। Now you may wonder, यार ये क्यों? देखो, अगर तुमने मेरे साथ प्रोनाउंस की क्लास अटेंड की है तो हमने इसे कवर किया था
अगर याद नहीं आ रहा तो प्रोनाउन के क्लास में उस सेगमेंट पे जाओ जहां हमने पर्सनल प्रोनाउंस की बात की थी, उनसे रिलेटेड एरर्स डिस्कस किए थे, प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट वाले, राइट? और अगर आपने बाई चांस यू हैव नॉट अटेंडेड दैट क्लास विद मी, आप मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ग्रामर की किताब में जाकर के ना प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट के पर्सनल प्रोनाउन से जुड़े हुए इश्यूज देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसमें देखो कारण क्या है, आई सब्जेक्ट की जगह आता है, मी ऑब्जेक्ट की जगह आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा किसी प्रेपोजिशन या किसी ट्रांजिटिव वर्ब का होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के पहले कहीं ना कहीं आपको कोई प्रेपोजिशन मिलेगी या ट्रांजिटिव वर्ब मिलेगी जो उसे अफेक्ट कर रही है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि देन प्रेपोजिशन है और इसलिए ऑब्जेक्ट आएगा, पर नहीं, देन प्रेपोजिशन नहीं है, देन तो कंजंक्शन है, इट इज अ कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। तो इस वजह से ये ना ऑब्जेक्ट की जगह नहीं है। हाँ, तो अगर आप क्लास का वो सेगमेंट रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देन के अलावा दो और कंजंक्शंस भी होती हैं कंपैरिजन की, जिनमें एग्जैक्ट यही ट्रेट आता है। हाँ, और यही एरर आप फिर फिक्स करना सीख जाते हैं, सो रिवाइज करना मत भूलिएगा उसे। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सी, एंड विद दैट लेट मी टेक यू ओवर टू द फोर्थ वन। व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड गिव इट अ शॉट एंड देन वील टॉक। रेडी? ये तो बहुत ही आसान है यार, इसमें आंसर डी है, कोई एरर है ही नहीं। अब मुझे पता है तुम में से कुछ लोग क्या सोचेंगे, हर ईच ओल्ड लेडी है तो हर कैसे? अब याद करो, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ाए थे, या अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस देखिएगा। 4 प्रोनाउंस होते हैं जो ये काम करते हैं, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। इन 4 के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए, एंड दैट इज दीज 4 प्रोनाउंस आर सिंगुलर। यानी कि जब भी आप ये यूज करेंगे तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आई तो वो सिंगुलर आएगी, अगर इसके लिए कोई प्रोनाउन आया तो वो भी सिंगुलर आएगा। तो इसलिए यहां पे देम नहीं आ सकता क्योंकि सिंगुलर, ईच। और चूंकि लेडी है तो ऑब्वियसली हर ही लिखेंगे। सो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। इन केस यू थॉट दिस इज वेयर द एरर इज, नाउ यू नो दैट दैट्स नॉट ट्रू। ओके, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट वन। एक और एरर आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन करो और फिर बात करेंगे हम। पॉज करके करना है, मतलब ऐसे ना ये स्पेक्टेटर स्पॉट नहीं चला रखा हमने यहां पे। चलो देखें। व्हेन इन डिफिकल्टी प्रिया प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसल देन रनिंग अबाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम रैंडम पीपल। तो देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि यार प्रिया जब भी मुश्किल में पड़ती है, कोई चुनौती आती है उसकी जिंदगी में, तो वो अपने दिमाग से काम लेती है। वो ये है नहीं कि रैंडम स्ट्रेंजर्स के पास जा जा करके उनकी सलाह लेती रहे। हाँ, पर इसमें एक ग्रामेटिकल एरर तो है। हम जब भी प्रेफर यूज करते हैं तो उसके बाद हम टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते। तो ये जो देन लगाया है ये गलत है, एंड दैट इज व्हाई आवर आंसर हियर मस्ट बी ऑप्शन सी। गॉट इट? चलिए, इसी के साथ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन पॉज, आंसर, कम बैक। ऑलराइट, तो आइए देखें क्वेश्चन 6 को। मेयर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट टू प्राइवेट सेक्टर इवेंचुअली एंश्योर एफिशिएंसी एंड एक्सीलेंस। अब देखो यहां पे ये रही वर्ब, और इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा ट्रांसफर। अब आप देख रहे हैं ट्रांसफर तो सिंगुलर है। अब जब आप सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं तो आपको पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? उसके साथ एस या एस लगा करके, पर यहां तो नहीं लगा, एंड दैट्स रॉन्ग। तो इसलिए आंसर होगा सी। इसको सही करना है तो यहां पे हमें एंश्योर्स लिखना होगा। सो कई बार ऐसा होता है कि वर्ब और उसके सब्जेक्ट के बीच और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से हम वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला कनेक्शन भूल जाते हैं, पर आपको उसे भूलना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है ताकि आप इस तरह के सारे एरर्स पहचान पाए। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो हाई फ्रीक्वेंसी एरर है ना हमारे एग्जाम्स में, सो दिस इज अ फेयरली इंपॉर्टेंट एरिया फॉर अस, सो मेक श्योर दैट यू डू कीप दिस इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग दीज। हियर इज द नेक्स्ट वन, पॉज एंड आंसर।
सो ये जो आपका क्वेश्चन है ये बेस्ड है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर, और जो सेंटेंस आपको यहां पे दिया गया है ये है एक्टिव वॉइस में आपको बनाना है इसका पैसिव। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या था, प्रपोजल, तो माई प्रपोजल सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर यू को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो अब ए में देखो, ए में तो सिंटैक्टिकली ही गलत है। जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले आना होता है ना सब्जेक्ट के, तो बाद में है, हटा दो। फिर बी में हमने ये टू गायब कर दिया तो ये ग्रामेटिकली गलत हो गया, हाँ तो ये भी हटा दो। सी में हमने यू ही गायब कर दिया, जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था वो है नहीं यहां पे। देखो कभी कभी जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वाले के सब्जेक्ट को नहीं लिखते व्हेन द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, पर यहां पे तो यार मल्टीपल एंटिटीज हैं जो हो सकता है आपसे सहमत ना हो, हम उनमें से एक की बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में, तो उसका पैसिव वॉइस में होना जरूरी है, तो ये भी हटा दो। एंड एज अ रिजल्ट तुम्हारा आंसर जो है वो बचेगा ऑप्शन डी। देयर यू गो। विद दैट लेट्स आस्क यू द नेक्स्ट वन। पॉज करें, आंसर करें, फिर बात करते। रेडी? सो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे बेस्ड, बट नॉर्मली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हमें डायरेक्ट स्पीच दी जाती है और इनडायरेक्ट लिखवाते हैं, या उल्टा कर दिया, या सेंटेंस ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसको डायरेक्ट में करना है, तो चलो एलिमिनेशन से काम करते हैं। सेड टू, टोल्ड, टोल्ड टू तो गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि टेल जो है ना ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सो हम हमेशा क्या बोलते हैं, टेल मी, हम ये नहीं बोलते टेल टू मी। हाँ, सो चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ये प्रेपोजिशन लगाने से ये जो मी है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और टोल्ड का ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, विच विल मेक इट एरोनियस, तो ये तो हटा ही दीजिए। फिर दूसरी चीज, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट पे जाते हैं तो एक कंजंक्शन ऐड की जाती है। अब जब आप वापस डायरेक्ट स्पीच पे जा रहे हैं तो एक कंजंक्शन हटनी चाहिए थी, लेकिन डी में तो एक कंजंक्शन आ रही है ना। अब बचा ए और सी। सी में हमने ये प्रोनाउन का कन्वर्जन गलत किया, यहां कहीं ही है ही नहीं, ही या हिम है ही नहीं जिसके लिए आया, मी है जिसका यू बन जाएगा, तो वो सही है। एंड दैट इज व्हाई आवर आंसर हियर मस्ट बी ऑप्शन ए। लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट वन। हिट पॉज एंड देन विल टॉक। रेडी? तो सिंपल वोकैब्युलरी बेस्ड सवाल जिसमें आपको एक तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। निगेटरी का मतलब होता है समथिंग दैट इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, कोई ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू ना हो। सो द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल रेंडर निगेटरी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज, यानी कि अगर पैसे नहीं दिए तो ये जो पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन है, इफ इट इज रेंडर्ड न्यूगेटरी तो मतलब इससे डिजायर्ड इफेक्ट आएगा ही नहीं, हम रिफॉर्म ला ही नहीं पाएंगे। तो विच वर्ड टेल्स यू डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आएगा? वो वर्ड है इनइफेक्चुअल, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। एक्सप्लिसिट होता है समथिंग विच इज क्लियरली स्टेटेड, इम्प्लिसिट होता है समथिंग दैट इज सजेस्टेड बट नॉट क्लियरली स्टेटेड, कॉम्पोजिट होता है कोई ऐसी चीज जो कई अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी हो, समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल एंटिटीज, तो उसका निगेटरी से कोई लेना देना है ही नहीं। विद दैट हियर इज योर नेक्स्ट वन। बताइए, पॉज करिए, आंसर करिए, फिर मैं बताता हूं आपको। तो ये जो वर्ड होता है ना obtuse, obtuse जनरली हम यूज करते हैं उन लोगों के लिए हु आर लो टू अंडरस्टैंड थिंग्स। इनको हम कई बार हिंदी में बोल देते हैं ये तो मोटी बुद्धि का है यार, इसे चीजें आसानी से नहीं समझ में आती हैं, और हमें चाहिए इसका एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या होगा? somebody who is quick to understand, somebody who is sharp, तो डल तो सिनोनिम हो गया, हटा दो। क्विक विटेड इज हाजिर जवाब, जो जो हाजिर जवाब लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सुन के उसी समय कोई बहुत अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे पाते हैं, है ना, जिससे उनकी इंटेलिजेंस और ह्यूमर झलकता है। तो ऑब्ट्यूज लोग तो नहीं कर सकते ये, तो यही आपका एंटोनिम हो गया। सेंसिटिव, केयरफुल तो सिंपल वर्ड्स हैं, होपफुली यूड ऑलरेडी नो देयर मीनिंग, सो आई वोंट नीड टू डाइव डीप इनटू देम आई गेस। चलिए आप अगला सवाल कीजिए। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड वर्ड? स्नैप में पूछते हैं ये। पॉज करें, आंसर करें, फिर बात करते हैं। तो देखिए कंपाउंड वर्ड क्या होता है? इट इज अ वर्ड दैट इज क्रिएटेड बाय
ब्रिंगिंग टू वर्ड्स टुगेदर। और इसके ना 3 कैटेगरीज हैं। इसमें होते हैं ओपन कंपाउंड वर्ड्स, क्लोज कंपाउंड वर्ड्स और हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। सो ओपन कंपाउंड वर्ड्स में वो जो 2 वर्ड हैं उन दोनों को स्पेस के साथ लिखते हैं, जैसे कि ये लो कार पार्क, बीच में स्पेस है, राइट। क्लोज कंपाउंड वर्ड्स में दोनों मिलकर के एक सिंगल वर्ड बन जाते हैं, जैसे कि वेबसाइट, जैसे कि ब्लैकबेरी। और जो हाइफिनेटेड होते हैं उसमें हर एक वर्ड के बीच में हाइफन आ जाता है। जैसे आई थिंक द मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट इज ऑफर्ड इज दिस। तो आपको बेसिकली बताना था इनमें से कौन सा कंपाउंड वर्ड नहीं है, कौन सा 2 वर्ड को मिलाकर के नहीं बनाया गया है। अब यार देखो, टेक्निकली तो ये वोकैब्युलरी है, बट सच कहूं तो ये जीके है। अब इसमें ना आपको वर्ड के मीनिंग से रिलेशन नहीं है, उसके ओरिजिन से लेना देना है, विच मेक्स इट अ लिटिल वियर्ड। ऐसे ही आईएफटी करके एक कॉलेज है जो 2 साल पहले तक अपना खुद का एग्जाम करवाता था, और अक्सर उस एग्जाम में ना वो एक सवाल देते थे जिसमें एक वर्ड देके उसका ओरिजिन पूछते थे, कौन सी लैंग्वेज से आया, लैटिन से, ग्रीक से, फ्रेंच से, जर्मन से। लाइक क्या करना है उसका, बट था तो था, वो जीके ही हो गया ना एक तरह से हमारे लिए। तो ऐसे ये भी जीके है। तो यहाँ पे आंसर सी है, बाकी सब 2-2 वर्ड से मिलकर के बने हैं, इसमें 2 अलग अलग वर्ड्स को मिला करके नहीं बनाया गया ओरिजिन वाइज। तो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये सवाल वही है, टच एंड गो है। अगर वो जीके हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी सारे सवाल तो हैं ही अदरवाइज पेपर में। तो थोड़े जो कॉमन कंपाउंड वर्ड्स हैं कम से कम उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, स्नैप में आपको ये काफी हेल्प कर सकते हैं। देन हियर इज द नेक्स्ट वन, snug as a bug in a rug। ईडीएम का आपको बताना है मीनिंग। तो बताइए क्या आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन में। पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, फिर आप और मैं बात करते हैं। देखो, स्नग एज अ बग इन अ रग का मतलब होता है कि आप यू आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल इन अ गिवन सिचुएशन। हाँ, जैसे the baby was held by the mother in her arms and it was lying there snug as a bug in a rug। तो closest क्या हो गया, warm and cozy, comfortable, है ना। तो बी आंसर हो जाएगा। तो बीडीएम भी वही वर्ड्स के जैसे ही है, इनका एक मीनिंग होता है, बस आपको पता होना चाहिए। पता है तो हो जाएगा, नहीं पता तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। सो दैट इज दैट। हियर इज द नेक्स्ट वन, व्हाट्स योर आंसर। पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर मैं आपके साथ इसे डिस्कस करता हूं। तो ये सवाल आपके फिगर ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है। तो स्कूल में हो सकता है आपको फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस बोल के कुछ चीजें पढ़ाई गई हो। याद है वो मेटाफर, सिमिली, सिनेक्डोकी, हाइपरबली, राइम, वो सारी चीजें, एनाफोरा। तो यहां पे क्या है, वी हैड नथिंग टू डू एंड वी डिड इट वेरी वेल। यार ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें नहीं आ रही, कुछ करने को था ही नहीं तो फिर किया क्या, बट है तो साथ में जा तो रही है। तो सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी है। सो व्हेन योर सेंटेंस juxtaposes to seemingly contradictory things together, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पैराडॉक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। एंटीथेसिस क्या होता है, एंटीथेसिस में मोस्टली मतलब अब मैं क्या बोलूं, ये ना थोड़ा सेंटिमेंटल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें सेंटेंस में ऑपोजिशन ऑफ वर्ड्स या सेंटिमेंट्स आ जाते हैं। ऐसे एंटाई क्लाइमैक्स में नॉर्मली अब जब मूवी के क्लाइमैक्स में जाते हैं तो क्रेसेंडो बढ़ता है, चीजें ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जाती हैं। पर अगर हम मल्टीपल चीजों को ऐसे अरेंज करेंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले और सबसे लेस इंपॉर्टेंट बाद में आए, तो हम उसको एंटाई क्लाइमैक्स सीक्वेंस बोल देते हैं। और पर्सोनिफिकेशन होता है व्हेन यू ट्रीट an inanimate object, a non-living thing as a person in your writing। बाकी आप डिटेल में जानना चाहे तो फिगर ऑफ स्पीच वाला क्लास देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। और तब तक आप अगला सवाल कीजिए। राइट, देखिए तो ये हमसे चेक कर रहा है स्पेलिंग्स। इन 4 में से 3 के स्पेलिंग्स गलत हैं, एक का स्पेलिंग सही है, जिसका स्पेलिंग सही है वो हमारा आंसर है। तो पहले से शुरू करें, फिलैंडर नहीं भाई, फिलैंडर में ई नहीं आता। फिलैंडरर, या फिर आप यहां पे भी एक आर लगाएं, जैसे भी ठीक करें।
तो वो ना अ मैन हु casually hooks up with a lot of different women and becomes sexually intimate with them, उनके लिए वर्ड आता है. तो इसकी स्पेलिंग तो डेफिनेटली गलत है, ये आंसर नहीं है. स्नॉबिश में सिंगल ओ आता है. पर्सन हु इज अ स्नॉब, जो थोड़ा एरोगेंट हो, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता हो, तो इसकी भी स्पेलिंग गलत थी, ये भी आंसर नहीं होगा. पोर्टेंड, इफ समथिंग पोर्टेंड समथिंग, तो आपको ना फ्यूचर बताती है, मतलब कोई कोई ऐसी चीज जो आपको बताए भविष्य में क्या होने वाला है, तो इट पोर्टेंड समथिंग. तो इसकी भी स्पेलिंग गलत, इसमें आई एक्स्ट्रा था, हटा दो. फेराओ ऑन दी अदर हैंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. याद है ना वो इजिप्शियन किंग्स, तो ये सही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. और अब आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 15. गो अहेड, गिव इट अ शॉट. ओके, तो सतीश, तो ये ना ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक है, और यहां पे फ्रेजल वर्ब में एंडाउड के बाद विद आता है. इफ अ पर्सन इज एंडाउड विद समथिंग, तो इसका मतलब दैट ही हैज बीन गिवन दैट टैलेंट और दैट एबिलिटी. तो विद ए बी और सी नहीं होगा. कभी कभी ना प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस में हमारे मन में आता है, यार ऐसा क्यों, ये क्यों. तो प्रेपोजिशंस में ना कभी कभी इसके जवाब मिलेंगे आपको, पर ज्यादातर बार ये जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम जो है ना वो आपका डिपेंडेंट प्रेपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा चेक करता है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि कुछ नाउन, कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ वर्ब्स के बाद एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आती है, उसके पीछे कोई ऐसा रैशनल नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस क्या आती है, तो वहां कोई कारण नहीं होगा. एंड दैट इज व्हाई I think when it comes to prepositions, it's extremely important that we use a language, use English in our daily life so that we master these things. और एक और fill in the blank आपको दे रहा हूं, लेकिन this is based on vocabulary plus logic plus comprehension. करके बताओ, फिर डिस्कस करेंगे. शुरू करें, आ जाओ. सो इन स्पाइट ऑफ द ओल्ड वुमन्स रिपीटेड एंट्रीटीज ही रिमेन्ड डैश. तो देखो इन स्पाइट ऑफ हमें क्या बताता है कि इनके बाद जो होना चाहिए था उसका ऑपोजिट होगा. तो एक बूढ़ी औरत ने बार बार किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट की, बेग किया, गिड़गिड़ाई, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई बूढ़ी औरत आकर के बोलेगी बार बार, छोड़ो एक बार भी बोलेगी, तो हम काम करेंगे, सुनेंगे. लेकिन इन स्पाइट ऑफ आया तो मतलब इसने नहीं सुना, उसे अनसुना कर दिया. इनमें से कौन सा बताता है अनसुना कर दिया? ही रिमेन्ड इनडिफरेंट, ही इग्नोर्ड हर. अशेम्ड, कोई सेंस नहीं. डोसाइल होता है इजी टू मैनेज और कंट्रोल, कोई सेंस नहीं. लेथार्जिक, फिजिकली एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड, डल, कोई सेंस नहीं बना रहा. तो यहाँ आंसर होना चाहिए था सी. तो इस तरह के ग्रामर और वोकैबुलरी वगैरह वाले सवाल, वर्बल एबिलिटी के सवाल आप स्नैप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और हम इसी तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको आगे करवाते रहेंगे. सो जुड़े रहिएगा इसी चैनल पे. बट बिफोर आई साइन आउट, यू नो दैट दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू कैन रीच आउट टू मी. एंड बिफोर आई साइन आउट, बहुत सारे लोग ना इसलिए काम नहीं कर रहे होते क्योंकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती. यार बोल रहा हूं, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं. आज जितना पता है उतना तो करो, आगे फिर देखा जाएगा. सो स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन. डोंट वेट फॉर ऑल द ट्रैफिक सिग्नल्स टू टर्न ग्रीन बिफोर यू एक्ट. हाँ, और तुम्हारे पास तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, जहां तुम्हें नहीं पता वहां तुम पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा. यू हैव मी इन योर कॉर्नर. बट अंटिल देन रुकना नहीं है, काम करते रहना, चाहे जो हो जाए. सो दैट्स इट फ्रॉम मी इन दिस सेशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन, हैव फन, हैव अ ग्रेट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग.